उधर रूम में दानिश बेड पर बैठा अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसने अभी बाथ नहीं लिया था। तभी उसके रूम का गेट नॉक हुआ। दानिश की आंखें सर्द हो गईं और वो बिना उस तरफ देखे बोला, मेरी बीवी क्या कर रही है? नौकर सर झुकाते हुए रिस्पेक्ट से बोला, वो सर मैडम अथर्व सर के साथ कुछ बात कर रही हैं। ये सुनकर दानिश ने उसे कॉफी रखने का इशारा किया और उसे जाने को बोला। नौकर कॉफी रखकर वहां से चला गया। वहीं दानिश कॉफी का एक सिप लेते हुए किसी गहरी सोच में था और वो बोला, तुम किसी और पर अपना इतना समय नहीं दे सकती सिलीगल। ये कहते हुए दानिश वापस से अपने लैपटॉप में घूरने लगा। वहीं अथर्व अंतरा से बातें कर रहा था। अंतरा को अथर्व से इतने दिनों बाद बात करके बहुत अच्छा लग रहा था। तभी अंतरा को बात करते हुए अचानक से खांसी आने लगी और अथर्व उसे देखकर जल्दी से पानी पिलाने लगा, जिस वजह से अथर्व और अंतरा एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। उनकी पोजीशन अनफेयर थी, पर उन्हें इस सब की फिक्र नहीं थी। पर कोई था जो गुस्से से उस तरफ बढ़ रहा था और अगले ही पल किसी ने अथर्व को अंतरा से अलग खींचते हुए एक जोरदार पंच सीधे अथर्व के मुंह पर मारा। अथर्व वहीं सोफे पर जा गिरा। अंतरा घबराते हुए सामने देखने लगी तो वो अपने सामने दानिश को गुस्से में देखकर बेहद घबरा गई। वहीं दानिश अथर्व के कॉलर को पकड़ते हुए बोला, मना किया था ना उसके आसपास भी जाने से, फिर क्यों तुम उसके इतने करीब गए? तुम्हें नहीं पता कि वो सिर्फ मेरी है? ये कहकर दानिश ने एक और पंच उसके मुंह पर मारा। वहीं अथर्व दानिश को खुद से दूर करते हुए अपने मुंह में आए खून को साफ करते हुए बोला, तुम बिल्कुल साइको हो क्या? तुम्हारे नजरिए में भाई बहन का कोई रिश्ता है भी या नहीं? दानिश गुस्से से बोला, सौतेले भाई हो तुम उसके। तुम्हारा उससे कोई खून का रिश्ता नहीं है और मैं तो सगे को भी उसके करीब ना जाने दूं, तो सौतेला तो बहुत दूर की बात है। तभी ये सारी आवाज सुनकर ध्रुव और ध्रुवी जो कमरे में थे तुरंत बाहर आ गए और ध्रुव दानिश को ऐसे देखकर तुरंत उसे पकड़ते हुए बोला, दानिश क्या कर रहे हो तुम? अथर्व को ऐसे क्यों मार रहे हो? तभी ध्रुवी अंतरा को देखते हुए डरते हुए बोली, किट्टू तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? ये कहते हुए ध्रुवी तुरंत अंतरा के पास गई। वहीं अंतरा ये सब देखकर डर गई थी और वो अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। दानिश ने अपने गुस्से को काबू करते हुए एक नजर अथर्व को घूरा और फिर अंतरा को अपनी गोद में उठाकर वहां से सीधे रूम में उसे लेकर चला गया। वहीं अथर्व टिश्यू से अपने मुंह को साफ कर रहा था। वहीं ध्रुव अथर्व से माफी मांगते हुए बोला, अथर्व मैं दानिश की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उसे क्या हो जाता है, जब अंतरा के ऊपर कोई भी बात आती है तो सच में वो पागल हो जाता है। और अभी जो कुछ भी हुआ उसे तुम इंसिडेंट समझकर भूल जाओ, कोई भी बात सीरियस मत लेना। अथर्व ध्रुव की बात पर हामी भरते हुए गहरी सांस लेकर बोला, मैं समझता हूँ वो मेरी किट्टू के पीछे कुछ ज्यादा ही पागल है। कोई बात नहीं, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर अथर्व उठकर अपने रूम में चला गया। उधर अंतरा के रूम में दानिश ने अंतरा को पानी पिलाया। अंतरा चुपचाप पानी पी लेती है तो दानिश उससे सख्त आवाज में बोला, क्या कर रही थी तुम उसके साथ? अंतरा दानिश को देखते हुए नम आंखों के साथ बोली, आपने क्यों मारा मेरे भाई को? आपको पता भी है वो सगे भाई से भी बढ़कर है मेरे लिए, और आप ऐसे गंदे इल्जाम लगा रहे थे उनके ऊपर। छी! ये कहते कहते अंतरा चुप हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वहीं दानिश उसकी सारी बातें ध्यान से सुनते हुए फिर खुद को कंट्रोल कर लेता है और अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए नर्म आवाज में बोला, ओके, आई एम सॉरी, बट मैं क्या करूं? सिलीगल, तुम्हें किसी और के साथ देखकर मैं अपना कंट्रोल खो देता हूं, इसलिए तुम्हें खुद किसी और के पास नहीं जाना चाहिए सिवाय मेरे। दानिश की ऐसी बातें सुनकर अंतरा उसे गौर से देखने लगी। दानिश उसके करीब झुककर उसके होठों को अपने होठों से दबाते हुए बोला, आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए सिलीगल, वरना मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ। तुम मेरे अलावा किसी के भी करीब नहीं जाओगी। दानिश की आवाज काफी डरावनी थी, जिसे सुनकर अंतरा सहम गई और दानिश उसे धीरे धीरे किस करने लगा। अंतरा दानिश के कपड़े कस कर पकड़ लेती है। कुछ समय बाद दानिश अंतरा से अलग होकर वॉशरूम में जाते हुए बोला, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, तुम मेरा यहीं वेट करो। दानिश ऑर्डर देते हुए वॉशरूम में चला गया। वहीं अंतरा चुपचाप अपना सर टिकाए बैठी थी। वो दानिश की हरकतें सोच रही थी। उसे दानिश के बढ़ते पागलपन से अब डर लगने लगा था।
कुछ देर बाद दानिश फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया। अंतरा उसे चुपचाप देखती रही। वहीं दानिश उसे देखते हुए क्लोजेट में चला गया और कुछ समय बाद वो डार्क कपड़ों में रेडी होकर बाहर आया। अंतरा दानिश को हमेशा डार्क कपड़ों में ही देखती थी, जिस वजह से वो आज बोली, आप हमेशा ऐसे काले कपड़े क्यों पहनते हैं? दानिश मिरर के सामने जाकर अपने बालों को सेट करते हुए बोला, क्योंकि काला रंग कभी अपना रंग नहीं बदलता। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर कंफ्यूजन में उसे देखने लगी, तो दानिश अपनी वॉच पहनते हुए अंतरा के पास आकर बोला, लेट इट बी सिली गर्ल, तुम नहीं समझोगी, चलो अब चलते हैं। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के हाथ को पकड़कर उसे ठीक से खड़ा किया। तभी अंतरा बोली, दानिश मैं आपको समझना चाहती हूँ। दानिश अंतरा की बात सुनकर उसे गौर से देखने लगा और फिर वो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए बोला, लेट्स गो। ये कहकर दानिश अंतरा को रूम से बाहर ले आया। वहीं अंतरा ने दानिश से फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप उसके साथ नीचे आई। नीचे सभी महाकालेश्वर मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। बिपाशा जी दानिश और अंतरा को देखते हुए बोली, दानिश अंतरा को संभाल कर मंदिर लाना। दानिश एक्सप्रेशनलेस होकर बोला, यस मॉम। बिपाशा जी फिर शिशिर जी और बाकी सभी के साथ चली गईं और ध्रुव ध्रुवी के साथ चला गया। उधर अथर्व वहीं खड़ा दानिश को देख रहा था। दानिश की नजर जब उस पर गई तो उसकी नजर अपने आप कठोर हो गई और वो अंतरा को वहां से सीधे बाहर की ओर लेकर चला गया। अथर्व भी फिर वहां से चला गया। दानिश अंतरा को कार की पैसेंजर सीट पर बैठाते हुए उसकी सीट बेल्ट को लगा रहा था और अंतरा कपकेक से बातें कर रही थी और कपकेक धीरे धीरे किक कर रहा था, जिससे अंतरा हंस रही थी। दानिश अंतरा को हंसते हुए देखकर बोला, तुम्हें किस लिए इतनी हंसी आ रही है सिली गर्ल? ये कहते हुए दानिश ड्राइवर सीट पर बैठ गया। वहीं अंतरा मुंह बनाते हुए कपकेक से बोली, कपकेक तुम्हारे डैड एक नंबर के जल कुकड़े हैं, इन्हें मेरी हंसी भी अच्छी नहीं लगती। कार तेज रफ्तार से चलने लगी। अब तभी दानिश अंतरा की बात सुनकर बिना भाव के बोला, तुम्हारी हंसी की वजह सिर्फ मैं रहूं तो मुझे तुम्हारा हंसना भी पसंद है सिली गर्ल। ये सुनकर अंतरा चिढ़कर बोली, देखिए आप मेरे और मेरे कपकेक के बीच नहीं आएंगे। हम दोनों एक दूसरे के साथ हंसकर बातें करेंगे और मस्ती करेंगे। तभी दानिश ने कार रोक दी और अंतरा की तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं इस बच्चे को ही नहीं आने दूंगा। अंतरा दानिश की बात सुनकर शॉक्ड थी। वो उसे देखते हुए हकलाते हुए धीरे से बोली, आप ऐसा कह भी कैसे सकते हो? दानिश अंतरा को धमकाते हुए बोला, क्योंकि ये मेरा अंश है और अगर इसके आने से तुम मुझसे थोड़ा भी दूर हुई तो तुम सोच सकती हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। ये सुनकर अंतरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो चिल्लाते हुए बोली, मुझे कहीं नहीं जाना आप जैसे दानिश दानव के साथ। दानिश अंतरा के चिल्लाने पर उसे घूरते हुए बोला, ये क्या बीच रास्ते में ड्रामा कर रही हो तुम? ये कहते हुए दानिश जैसे ही कार स्टार्ट करने को हुआ वैसे ही अंतरा ने कार की चाबी निकाल ली और खुद अपनी तरफ का गेट खोल लेती है और अपने पेट को पकड़ते हुए कार से गुस्से में बाहर निकल गई। वहीं दानिश उसे बुरी तरह से घूरते हुए बोला, तुम बहुत डेयरिंग हो गई हो सिली गर्ल। ये कहते हुए दानिश भी अपनी कार से बाहर निकलकर अंतरा के पीछे पीछे जाने लगा। वहीं अंतरा गुस्से से बड़बड़ाए जा रही थी और रोड पर चलते हुए बोली, समझते क्या है खुद को? एक नंबर के शैतान है, इन्हें कोई प्यार नहीं है कपकेक से। इनके साथ तो मैं कहीं जाऊंगी ही नहीं। भला खुद के ही बच्चे से कौन इतना जलन रखता है? पीछे से दानिश अंतरा को आवाज लगाते हुए बोला, सिली गर्ल स्टॉप, मैंने कहा रुको, ऐसे तुम नहीं जा सकती कहीं। दानिश की आवाज पर अंतरा मुड़ते हुए गुस्से से बोली, मैं जाऊंगी, जहां मर्जी होगी वहां जाऊंगी, पर आपके पास तो नहीं रहूंगी, समझे आप? वहीं आसपास सड़क के लोग उन दोनों को देख रहे थे। तभी एक औरत अंतरा को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, बेटा अपने पति से ऐसे गुस्सा नहीं होते, देखो वो तुम्हें कैसे मनाते हुए पीछे पीछे आ रहा है। अंतरा उनकी बात सुनकर दानिश को घूरती है, जो उसके करीब आ रहा था और उसके पास आकर उसके हाथों को पकड़ते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, अब चलो सीधे से मेरे साथ। अंतरा उस औरत को देखते हुए बोली, देखा आंटी कैसे ऑर्डर दे रहे हैं साथ चलने के लिए। ये प्यार से भी तो कह सकते हैं ना, पर नहीं, ये मेरे पति नहीं एक शैतान है।
जिन्हें मेरा खून पीना आता है, इसीलिए मुझे नहीं जाना इनके साथ। ये कहकर अंतरा दानिश से अपने हाथों को छुड़ाती है और आगे बढ़ने लगती है। और तभी अंतरा को एक ठेले पर भुट्टा बेचने वाला दिखा। बारिश का मौसम था और अंतरा के मूड स्विंग्स भी हो रहे थे इस हालत में, इसलिए अंतरा संभलते हुए ठेले के पास गई। वहीं दानिश अपने आप को कंट्रोल करते हुए इधर उधर घूर रहा था। सभी उन्हें ही देख रहे थे। दानिश ये देखकर किसी को कॉल करता है और वापस से अंतरा के पास गया और वहीं खड़ा होकर अंतरा को भुट्टे खाते हुए देखने लगा। अंतरा दोनों हाथ से पकड़कर भुट्टे को खाते हुए हल्की हल्की बारिश को एंजॉय कर रही थी। दानिश ने उसे खाने से नहीं रोका और बस उसे देखे जा रहा था। वहीं अंतरा की नजर जब दानिश पर गई तो उसका मुंह बन गया। तभी अंतरा ने आसपास कुछ नोटिस किया। उसने देखा कि वहां की पूरी रोड अब खाली हो चुकी थी, जहां कुछ देर पहले सब उन्हें घूर रहे थे। अंतरा को ये देखकर बड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि ये सब खाली कैसे हो गया। वो इस बात से अनजान थी कि ये सब उसके पति की ही मेहरबानी थी, पर फिर वो अपने भुट्टे खाने पर ध्यान देने लगी। वहीं जब उसने अच्छे से पेट भर खा लिया, तब दुकान वाला अंतरा से 30 रुपए देने को बोला। अंतरा ये सुनकर अपने कंधे पर हाथ लगाती है, पर उसे याद आया कि वो तो पर्स घर पर ही भूल आई थी। ये महसूस करके अंतरा का मुंह रोने जैसे बन गया और वो उस दुकान वाले की तरफ देखते हुए अपने दांत दिखाते हुए बोली, अंकल, एक्चुअली मेरे पास पैसे नहीं है। क्या होने वाला है इनकी जिंदगी में अब आगे? क्या चैन से जीने देंगे इनके दुश्मन इन्हें? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम। अंतरा की नजरें अपने साइड में खड़े दानिश पर गईं, जो इस समय शैतानी स्माइल करते हुए स्मोक कर रहा था। अंतरा दानिश को देखकर चिढ़कर मन ही मन बोली, ओह गॉड, ऐसी प्रॉब्लम में क्यों मुझे डाल देते हो कि मुझे इनकी जरूरत पड़ ही जाती है। पर क्या ये मेरी हेल्प करेंगे या नहीं, एक बार पूछ के देखती हूँ। ये कहते हुए अंतरा फिर धीरे से दानिश से बोली, दानिश, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हैं? मैं घर पर जाकर आपको तुरंत वापस कर दूंगी, सच में। दानिश बिना भाव के उससे बोला, अच्छा, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम किसी सो कॉल्ड खून पीने वाले शैतान से मदद ले रही हो? दानिश की टोंट सुनकर अंतरा का मुंह फूल गया और फिर वो तुरंत ना में सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं, आप तो मेरे पति परमेश्वर हो, आपको मैं ये सब कैसे कह सकती हूँ? आप तो जानते हो ना कि गुस्से में मैं कुछ भी बोल देती हूँ, पर आप तो समझदार हो ना, प्लीज अब मेरी हेल्प कर दीजिए। दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके करीब आते हुए बोला, क्या हूँ मैं? मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या तुम फिर से रिपीट कर सकती हो? अंतरा उसे घूर कर देखते हुए बोली, आप मेरे पति देव हो, पति परमेश्वर हो, भगवान हो, सब कुछ हो, अब प्लीज पैसे दे दीजिए। अंतरा को चिढ़ते देखकर दानिश उसकी गालों को सहलाते हुए हल्के से मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पैसे चाहिए सिली गर्ल? अंतरा मासूमियत से हाँ में सर हिलाते हुए बोली, हाँ, वो मैंने ये भुट्टे खाए और मैंने अपना पर्स भी घर पर छोड़ दिया, इसलिए आप मेरी हेल्प कर दीजिए। बस ज्यादा नहीं, 30 रुपए देने हैं, मैं घर जाकर आपको पूरे के पूरे 30 रुपए लौटा दूंगी। दानिश उसकी बात सुनकर टेढ़ी स्माइल करते हुए बोला, नहीं, मुझे 30 रुपए नहीं चाहिए, तुम उसके बदले मुझे किस करो, जो तुमने चॉपर में बोला था करने के लिए, पर तुम रात को सो गई थी। लेकिन अब मौसम भी अच्छा है और मेरा मूड भी, सो किस मी। ये सुनकर अंतरा अब खुद का ही खून कर लेना चाहती थी। उसके सामने खड़ा इंसान हर वक्त अपने फायदे की ही बात सोचता था। अंतरा गुस्से से दानिश को घूरते हुए बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। दानिश उसके होठों को अपनी उंगलियों से रब करते हुए मदहोशी से बोला, पैसे चाहिए तो मुझे किस करना होगा सिली गर्ल। अंतरा दानिश को घूरते हुए बोली, आपको हर चीज में अपना फायदा दिखता है ना। दानिश उसके होठों के करीब बढ़ते हुए बोला, राइट, मैं बिना फायदे के कुछ नहीं करता, सो किस मी। वहाँ खड़ा दुकान वाला ये सब देखकर हैरान था। उसके सामने ये सब हो रहा था। वहीं दानिश के करीब आने से अंतरा के होंठ अपने आप थरथरा उठे। दानिश उसके होठों को देखते हुए बोला, ये मुझे चाहते हैं सिली गर्ल, किस मी फास्ट। दानिश के इतने करीब आकर ये सब कहने से अंतरा के होंठ अपने आप दानिश के होठों के करीब बढ़ गए और अंतरा अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे दानिश के होठों को किस करने लगी। दानिश ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कुछ देर तक उसकी किस को फील किया।
उधर दुकान वाले ने तुरंत शर्म से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वहीं दानिश अंतरा के चेहरे को सहलाते हुए उसे किस किए जा रहा था। कुछ देर बाद अंतरा गहरी सांस लेते हुए दानिश से अलग हो गई। उसका चेहरा बुरी तरह लाल था और उसने शर्म से अपना सर नीचे झुका लिया। उधर दानिश के चेहरे पर सुकून था और तभी उसका फोन रिंग हुआ। उसने अपना फोन देखा जिसमें ध्रुव की कॉल आ रही थी। दानिश ने भावहीन होकर कॉल पिक किया तो उधर से ध्रुव बोला, कहाँ हो दानिश? अभी कितनी देर लगेगी तुम्हें? बाहर मौसम खराब है, जल्दी आओ, सभी वेट कर रहे हैं तुम्हारा। दानिश ने बस कहकर कॉल कट कर दिया और फिर एक नजर अंतरा को देखते हुए अपने पर्स से कुछ नोट निकालकर दुकान वाले को दिया और फिर अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया। तभी दुकान वाला इतने सारे पैसे देखते हुए जल्दी से बोला, पर साहब ये तो बहुत ज्यादा पैसे हैं, इतने में तो हम 10 नहीं दुकान खोल लेंगे। दानिश अंतरा को वहां से ले जाते हुए बिना भाव के बोला, मेरी बीवी ने यहाँ से कुछ खाया है तो इस दुकान की क्वालिटी अपने आप बढ़ चुकी है, जिस वजह से इतने पैसे काफी हैं। ये कहते हुए दानिश अंतरा को कार के पास ले आया। वहीं अंतरा दानिश की ये बात सुनकर ब्लश करते हुए धीरे से स्माइल करने लगी। वहीं दानिश उसे वापस से कार में बैठाकर सीट बेल्ट लगाते हुए बोला, एक बार बेबी को बाहर आने दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि परेशान करना किसे कहते हैं। ये कहते हुए दानिश की नजरें अंतरा के पेट में पल रहे कपकेक पर थीं। वहीं अंतरा उसके कहने का मतलब बखूबी समझ रही थी, जिस वजह से उसका चेहरा लाल हो गया और वो विंडो से बाहर देखने लगी। दानिश आकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके मंदिर की ओर बढ़ गया। वहीं दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में राघवन का बंगला। राघवन बेड पर लेटा था और डॉक्टर उसका चेकअप कर रहे थे। कुछ वक्त बाद डॉक्टर वहां से चले गए तो राघवन अपने असिस्टेंट से बोला, सुना है वो उज्जैन गई है, ये अच्छा मौका है तो तैयार रहना धमाका करने के लिए। ये कहते हुए राघवन किसी शैतान की तरह हंसने लगा। उधर दानिश की कार कुछ ही देर में मंदिर के बाहर आकर रुकी और दानिश ने अंतरा को संभाल कर कार से बाहर निकाला। दानिश की नजरें मंदिर पर गईं, जहां ऊपर जाने के लिए कम से कम 100 सीढ़ियां थीं। वहीं अंतरा को पता था कि दानिश मंदिर या पूजा पाठ में भरोसा नहीं करता, इसलिए वो अकेले ही आगे सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए जाने लगी। पर तभी दानिश उसे टोकते हुए बोला, स्टॉप। अंतरा ये सुनकर उसे मुड़ते हुए सवालिया नजरों से देखने लगी तो दानिश उसके करीब आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बोला, तुम खुद से नहीं चल पाओगी, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अंतरा दानिश की ये बात सुनकर हैरानी में बोली, पर आप तो मंदिर के अंदर नहीं जाते थे ना कभी? दानिश उसे ऊपर सीढ़ियों पर ले जाते हुए भावहीन आवाज में बोला, हाँ मैं आज भी नहीं जाता, पर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे अकेले जाने दूंगा? मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें लेकर ऊपर जाऊंगा। अंतरा दानिश की बात सुनकर चिढ़ गई और ऊपर देखने लगी। वहीं दानिश टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे ऊपर लेकर गया। अब तक शाम हो चुकी थी। दानिश अंतरा को जब ऊपर मंदिर में लेकर पहुंचा तब देविका और बिपाशा जी पंडित जी से अंतरा और उसके होने वाले बच्चे के बारे में ही कुछ पूजा करवाने की बातें कर रही थी। दानिश ने अंतरा को मंदिर के बाहर पहुंचकर नीचे उतार दिया और बोला, मैं नीचे हूँ, जल्दी आना। अंतरा उसकी बात पर बस हाँ में सर हिलाकर मंदिर के अंदर सबके पास चली गई। वहीं दानिश मंदिर के दूसरी साइड खड़े होकर स्मोक करने लगा। उधर अंतरा देविका और बिपाशा जी के पास गई और वो दोनों पंडित जी से अंतरा को मिलवाने लगे। अंतरा ने उन्हें देखकर एक स्माइल किया और फिर वो महादेव की प्रतिमा के आगे पूजा करने लगी। सभी वहीं खड़े थे और उस पूजा में शामिल हुए। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई और अंतरा ने सभी को आरती दी और फिर वो एक नजर मंदिर के दूसरी तरफ खड़े दानिश को देखने लगी, जो फोन पर किसी से बात कर रहा था। अंतरा सबको प्रसाद देकर अपने हाथ में प्रसाद का एक टुकड़ा लेती है और दानिश के पास जाने लगी। अंतरा दानिश के पास जाकर खड़ी हो गई और दानिश जो फोन पर किसी से बात कर रहा था उसकी बात में वो इंटरप्ट करते हुए बोली, सुनिए, जल्दी से मुंह खोलिए। दानिश ने अंतरा की ये बात सुनकर उसे घूर कर देखा और वापस बात करने लगा तो अंतरा फिर से मुंह बनाते हुए बोली, दानिश मुंह खोलिए ना जल्दी। दानिश उस वक्त कॉल पर कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा था, जिस वजह से उसने अंतरा को शांत कराने के लिए अपना मुंह हल्का सा खोल दिया। वहीं अंतरा ने जैसे ये देखा उसने तुरंत वो प्रसाद का टुकड़ा उसके मुंह में डाल दिया और दानिश को अपने मुंह में मीठेपन का टेस्ट आया और वो अंतरा को घूर कर देखने लगा। वहीं अंतरा स्माइल करते हुए दानिश से बोली,
दानिश, कहते हैं यहाँ का प्रसाद सबको खाना चाहिए, इससे उन्हें बहुत तरक्की मिलती है। पर आपको तरक्की की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तो ऐसे ही इतने अमीर हो। इसलिए ये प्रसाद मैंने आपको ये सोचकर खिलाया कि इससे आपको गुस्सा कम आए और आप गुस्सैल से समझदार बन जाओ। अंतरा दानिश को चिढ़ाते हुए ये कहकर हंसने लगी। वहीं दानिश ने अपने कॉल को कट कर दिया और अंतरा के चेहरे को घूरते हुए बोला, तुम ठीक से रहो, मुझे गुस्सा कभी नहीं आएगा और समझदार बनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम जैसी सिली लड़की को मैं इसी तरह हैंडल कर सकता हूँ। ये कहते हुए दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसके होठों को साफ करने लगा। वहीं अंतरा प्रसाद को निगलते हुए मुंह बनाकर बोली, आपसे कुछ कहना ही बेकार है, छोड़िए मुझे। ये कहते हुए अंतरा अपने पैर पटकते हुए वहां से वापस सबके पास चली गई। कुछ देर बाद सभी घर वाले अपनी अपनी कार से वापस घर के लिए लौटे। उधर दानिश अंतरा को गोद में ही उठाए कार के अंदर ले आया और उसे कार में बैठा दिया। फिर जब वो खुद कार में बैठने लगा तो उसके पास ऋतिक का कॉल आया। अंतरा सीट बेल्ट लगाते हुए दानिश को देखने लगी। वहीं दानिश ऋतिक से बात करते हुए सर्द आवाज में बोला, ऑलराइट, मैं वहाँ आता हूँ। ये कहकर दानिश ने कॉल कट कर दिया। तभी अंतरा दानिश की बात सुनकर झट से बोली, आप कहाँ जा रहे हैं? दानिश कार स्टार्ट करते हुए बोला, मुझे दिल्ली जाना होगा, कंपनी में कुछ इम्पोर्टेंट काम है। अंतरा ये सुनकर वापस बोली, तो क्या दानिश, मैं कुछ वक्त के लिए यहाँ दादा दादी के साथ रह सकती हूँ? क्योंकि सालों बाद अपने घर आई हूँ तो मैं इतनी जल्दी नहीं जाना चाहती। आप अकेले चले जाओ, मैं यहाँ कुछ वक्त रहूंगी। ये सुनकर दानिश ड्राइव करते हुए उसे बिना इमोशन देखने लगा। अंतरा के चेहरे पर उदासी थी, जिसके बाद फिर दानिश ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, तुम रह सकती हो यहाँ, लेकिन जब आना हो तब मुझे बस एक कॉल कर देना, मैं यहाँ आ जाऊंगा तुम्हें लेने। ये सुनकर अंतरा के चेहरे पर चमक आ गई और वो खुश होकर बोली, थैंक यू दानिश, मेरी बात सुनने के लिए। दानिश ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया और सामने देखते हुए ड्राइव करने लगा। कुछ ही समय में दानिश की कार बंगले के बाहर रुकी और अंतरा अब तक कार में ही सो चुकी थी। दानिश अंतरा को गोद में उठाकर अंदर रूम में ले आया और उसे बेड पर सुलाकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, टेक केयर सिली गर्ल, मैं जल्द आऊंगा। अंतरा से ये बात जब दानिश कह रहा था तब अंतरा गहरी नींद में थी। दानिश उसे फिर ब्लैंकेट से कवर करके रूम से बाहर निकल गया। अगली सुबह बंगले में थोड़ा शोर मचा हुआ था, क्योंकि अंतरा के दादाजी को हार्ट अटैक आया था। अथर्व उन्हें जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। वहीं अंतरा और ध्रुवी दोनों रोए जा रही थी। विपाशा और देविका उन दोनों को शांत करा रही थी। ध्रुव ने सबको बताया कि दानिश कुछ काम से दिल्ली वापस चला गया, जिसे सुनकर सभी ने कुछ नहीं कहा। वहीं सभी हॉस्पिटल के लिए जाने लगे। अंतरा भी जाने के लिए तैयार हुई तो देविका जी उसे मना करते हुए बोली, अंतरा बेटा, तुम ऐसी हालत में वहाँ मत जाओ, हम सब हॉस्पिटल जा रहे हैं, कुछ भी बात होगी तो हम तुम्हें खबर कर देंगे। विपाशा जी और ध्रुवी ने भी अंतरा को समझाया, जिस पर अंतरा ने फिर धीरे से कहा, ठीक है, पर दादाजी जैसे ठीक हो जाएंगे मुझे बताइएगा, मैं उनसे मिलने आऊंगी। ये सुनकर फिर सभी ने सर हिलाया और फिर परितोष जी देविका जी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। तो वहीं बाकी सब भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। अंतरा बंगले में अकेली बैठी मन ही मन प्रे किए जा रही थी। तो क्या ठीक होंगे दादाजी? क्या काम था दानिश को जो वो चला गया अंतरा को छोड़कर? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। कुछ घंटों बाद अंतरा के पास विपाशा जी का कॉल आया, जिसे देखकर अंतरा कॉल पिक करते हुए जल्दी से बोली, माँ क्या हुआ दादाजी को, वो ठीक है ना? तभी विपाशा जी की दुखी आवाज आई, बेटा, तुम्हारे दादाजी को मेजर हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर अंतरा को बहुत ज्यादा दुख हुआ और वो रोने लगी। वहीं जब दादी को ये बात पता चली कि दादाजी अब नहीं रहे, उनका शरीर पैरालाइज हो गया और उन्हें भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। इधर अंतरा इतना कुछ हो जाने से बहुत दुखी हो चुकी थी। विपाशा और देविका जी वापस बंगले में आ चुकी थी। ध्रुवी और सुधा दादी के साथ हॉस्पिटल में थी। वहीं विपाशा जी अंतरा को बहुत अच्छे से संभाल रही थी, क्योंकि अंतरा की डिलीवरी में अब सिर्फ 3 महीने ही बचे थे। वहीं अथर्व ने दादाजी का अंतिम संस्कार किया और कुछ ही दिनों में दादी की थोड़ी थोड़ी हालत सुधरी और उन्हें घर ले आया गया।
अंतरा ने खुद को अब संभाल लिया था, क्योंकि उसे सभी ने समझाया था कि ऐसे परेशान रहने से बच्चे को नुकसान हो सकता था, जिस वजह से अंतरा खुद को खुश रखने की कोशिश कर रही थी। वहीं ध्रुव शिशिर और परितोष जी के साथ दिल्ली वापस लौट आया था, पर ध्रुवी, अंतरा, देविका और बिपाशा जी वहीं उज्जैन में थे, क्योंकि अभी दादी की हालत कुछ ठीक नहीं थी और अंतरा अभी दिल्ली नहीं जाना चाहती थी। देखते ही देखते महीने बीतने लगे और 3 महीने कब बीत गए अंतरा को पता भी नहीं चला। इस बीच अंतरा के पास दानिश का ना तो फोन आया था और ना कोई मैसेज आया था। इधर अंतरा ने भी ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उसे अभी दिल्ली नहीं जाना था और अगर दानिश कॉल भी करता तो वो जरूर उसे लेने आने को कहता, जो कि अंतरा अभी अपनी दादी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। वहीं अब अंतरा का 9वां महीना लग चुका था। वहीं देविका जी ने अब यहीं उज्जैन में ही अंतरा की डिलीवरी करवाने का सोच लिया था। अब अंतरा को चलने फिरने और उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती थी। दादी जी की हालत भी अब सुधर रही थी। सुधा भी शांत थी, उसने अंतरा को कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचा। अब अंतरा की देखभाल बहुत ज्यादा होने लगी थी, क्योंकि डिलीवरी की डेट नजदीक आ चुकी थी। कभी भी अंतरा का बच्चा इस दुनिया में आ सकता था। वहीं दादी ने दादाजी के नाम पर एक पूजा रखवाई थी, जो उनके कुल देवी के मंदिर में होने वाली थी, इसलिए सभी को कल सुबह ही वहां जाना था। सारी तैयारियां रात को ही हो गई थीं। अगली सुबह सभी लोग मंदिर जाने के लिए निकल रहे थे। बिपाशा जी अंतरा को संभाल कर नीचे ले आईं और अंतरा अपनी कमर और पेट पर हाथ रखे सोफे पर बैठ गई। तभी बंगले में रेयान आया और वो सामने अंतरा को ऐसी हालत में देखकर वहीं खड़ा हो गया। अथर्व वहीं बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और वो रेयान को वहां देखकर बोला, अरे रेयान, तुम कब आए? तुम लॉस एंजलिस में थे ना? रेयान का नाम सुनकर अंतरा भी सामने देखने लगी, तो रेयान बस उसे और उसके फूले हुए पेट को ही देखे जा रहा था। अंतरा ने ये देखकर चिढ़ते हुए अपने पेट को दुपट्टे से ढक लिया और कपकेक से बोली, कपकेक, ये लकड़बग्घे हैं, मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं, पर मेरी इससे बिल्कुल नहीं बनती। ये हमेशा मुझे ऐसे ही घूरता रहता है। रेयान सोफे पर बैठते हुए अंतरा से सीधे तौर पर बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी मैं तुम्हें ऐसी हालत में देखूंगा, पर अब क्या कर सकते हैं, गलत इंसान को चुनने का यही नतीजा होता है। आई एम श्योर तुम्हें जरूर रिग्रेट हो रहा होगा। उसकी बातों में जलन साफ साफ महसूस हो रही थी, जिसे सुनकर अंतरा उसे घूरते हुए बोली, देखो रेयान, तुम अपने आप से मतलब रखा करो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरे बारे में कुछ कहने का, क्योंकि हम कोई दोस्त नहीं है। रेयान ये सुनकर हंसते हुए बोला, मैंने तुमसे पहले ही उसकी सच्चाई बताई थी, पर तुम्हारी आंखों पर तो उसके नाम की पट्टी बंधी है। तुम्हें तो इतना भी नहीं दिख रहा कि तुम अभी इस हालत में हो और उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इस समय उसे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था, पर वो तो पोर्टलैंड में बिजनेस डील कर रहा है। रेयान अंतरा को भड़काते हुए कह रहा था। वहीं अंतरा रेयान की बात सुनकर चुप हो गई और फिर अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, हाँ तो काम भी जरूरी है। वो ऐसे ही नहीं 2-2 कंपनी हैंडल कर रहे हैं, उसके लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेयान अंतरा की बात पर उसे घूरने लगा और फिर तभी सभी घर वाले वहां आए और मंदिर जाने के लिए निकलने लगे। वहीं रेयान उनके साथ चलते हुए अथर्व से बोला, दादाजी के मरने की न्यूज पाकर मैं यहाँ आया और मैं उनकी पूजा में शामिल होना चाहता हूँ। अथर्व स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाता है और फिर सभी अपनी अपनी कार में बैठ गए। ध्रुवी और अंतरा एक कार में बैठे और रेयान भी उन्हीं की कार में ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और बैक मिरर को सीधे अंतरा के चेहरे पर फोकस कर दिया। अंतरा इस समय कहीं और खोई हुई थी, जिस वजह से उसने रेयान पर कोई ध्यान नहीं दिया और फिर उसी के साइड में अथर्व भी आकर बैठ गया। बाकी सारी कार्स वहां से मंदिर के लिए निकल गईं। कुलदेवी का मंदिर बंगले से दूर था, जिस वजह से पहुंचने में समय लगने वाला था। रेयान कार को बहुत ठीक से चला रहा था, शायद अंतरा की वजह से, क्योंकि वो बार बार सीट पर ठीक से बैठते हुए अपने पेट को सहला रही थी। अंतरा को अपनी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो बार बार कभी अपने पेट को सहलाती तो कभी अपने चेहरे पर आ रहे पसीने को साफ करती। वहीं अंतरा के चेहरे पर पसीना आ रहा था, जिसे मिरर से देखते हुए रेयान बोला, अंतरा तुम ठीक तो हो? अंतरा अपने आप को नॉर्मल करते हुए हाँ में सर हिलाती है, पर उसका चेहरा अब लाल पड़ने लगा था। ध्रुवी ने भी अंतरा को देखा और उसके चेहरे से पसीना साफ करते हुए बोली, किट्टू तुम्हारा चेहरा लाल क्यों पड़ रहा है और इतना पसीना क्यों आ रहा है? अंतरा इस पर कुछ कहती,
कि तभी उससे खुद का दर्द कंट्रोल नहीं होता और वो दर्द से कराह उठी और बोली, दी, पता नहीं क्यों बहुत दर्द हो रहा है। अंतरा की ऐसी बात सुनकर रेयान ने तुरंत कार रोक दी और पीछे मुड़कर उसे जल्दी से देखने लगा। वहीं ध्रुवी को सीट पर गीला महसूस हुआ, जिसे देखकर ध्रुवी हड़बड़ाते हुए बोली, ओह नो, इसे लेबर पेन शुरू हो गया। अंतरा अब तक दर्द से तेज तेज चिल्लाने लगी थी। वहीं अथर्व जल्दी से रेयान से कार हॉस्पिटल ले जाने को बोला, पर रेयान जैसे ही कार स्टार्ट कर आगे जाता तभी सामने सड़क का नजारा देखकर उसने वहीं कार रोक दी। उसे कार रोकता देखकर सभी सामने रोड पर देखने लगे तो सभी के चेहरे पर परेशानी आ गई, क्योंकि इस वक्त उनकी कार को घेरे कुछ काले कपड़ों में बंदूक लिए लोग खड़े थे। तभी रेयान डेस्क बोर्ड से इधर उधर कुछ ढूंढते हुए बोला, तुमने गन नहीं रखी क्या? इन सबको तो मैं अभी बताता हूँ। तभी अथर्व ने चिढ़कर कहा, क्या मैं कोई गैंगस्टर हूँ जो कार में गन लेकर घूमूंगा? और ये लोग हैं कौन जो ऐसे हमारे रास्ते में खड़े हैं? तभी अंतरा दर्द से और भी तेज तेज चीखने लगी। वहीं बाकी घर वालों की कार जा चुकी थी। इस वक्त बस उन्हीं की कार को रास्ते में घेरे काले कपड़ों में आदमी खड़े थे, जिनके हाथ में गन थी। और आज अथर्व से गलती ये हो गई कि उसने अपने गार्ड्स भी आज साथ नहीं रखे थे, जिस वजह से अथर्व को खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। उधर अंतरा की कार में चीखें निकल रही थी। उसका दर्द अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। ध्रुवी उसे संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी। इधर रेयान और अथर्व कार से बाहर निकलकर उन गुंडों के पास गए और उनसे रेयान गुस्से में बोला, कौन हो तुम सब और ऐसे हमारे रास्ते के बीच में क्यों आए हो? हटो यहाँ से, वरना तुम सब के सब मरोगे। उसकी बात सुनकर एक गुंडा आगे आते हुए बोला, आज हम यहाँ से मार के जाएंगे, मर कर नहीं। और हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम हट जाओ सामने से। हमें बस वो लड़की चाहिए। ये कहकर उस गुंडे ने कार में बैठी अंतरा को खूनी नजरों से घूरा और अपने बाकी गुंडों को अंतरा की कार की तरफ जाने का इशारा किया। वहीं रेयान और अथर्व उनकी बात सुनकर उन्हें गुस्से से देखने लगे और उन्हें रोकते हुए हाथ से ही मारपीट शुरू कर दी। उधर ध्रुवी देविका और बिपाशा जी के पास कॉल कर रही थी, पर उनका कॉल नहीं लग रहा था। अंतरा की चीखें बढ़ रही थी। वो सीट पर कराहते हुए इधर से उधर हो रही थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। दर्द की वजह से अंतरा की आंखें अब बंद हो रही थी, पर ध्रुवी उसे संभालते हुए उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, नहीं किट्टू, तुम्हें अपनी आंखें बंद नहीं करनी। तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए ये खतरे की बात है। बस हिम्मत रखो, बहुत जल्द हम हॉस्पिटल में होंगे। हाँ। अंतरा जबरदस्ती अपनी आंखें खोलते हुए रोते हुए बोली, दी, दी, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं मर जाऊंगी। अंतरा ने ये कहा ही था कि बाहर तेज तेज गोलियां चलने की आवाज आने लगी। ध्रुवी ये सुनकर तुरंत बाहर की ओर देखने लगी। वहां अचानक से कई सारी काली कार्स आकर खड़ी हो गई थी और उनमें से कई सारे गार्ड्स गन से उन गुंडों पर फायरिंग कर रहे थे। तभी अंतरा के साइड वाला गेट खुला। अंतरा घबराते हुए उस तरफ देखने लगी, पर उस इंसान को देखते ही उसकी घबराहट रोने में बदल गई और वो इंसान अंतरा को कार से अपनी गोद में उठाकर बाहर निकालते हुए बोला, सिली गर्ल, डोंट क्राई, मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो इंसान जो दानिश था, वो अंतरा को सीधे अपनी कार में ले जाने लगा। अंतरा दर्द में चीखते हुए दानिश को कसकर पकड़े हुए थी। वहीं दानिश के चेहरे पर बहुत कठोर भाव थे। उसके सारे आदमी उन गुंडों पर बिना रहम किए गोली चला रहे थे। दानिश उन गोलियों के बीच से अंतरा को गोद में उठाए अपनी कार की तरफ जा रहा था। रेयान और अथर्व अब गन से उन लोगों से लड़ाई कर रहे थे। रेयान ने जब दानिश को अंतरा को ले जाते देखा, तब वो उसके पीछे आते हुए बोला, तुम्हें ऐसे यहाँ आकर हीरो बनने की जरूरत नहीं थी। तुम ना आते तब भी मैं अंतरा और उसके बच्चे को संभाल लेता। दानिश उसे सर्द निगाहों से घूरते हुए बोला, शट अप। रेयान ये सुनकर गुस्से से तमतमा उठा, पर तब तक दानिश अंतरा को कार में लेकर बैठ गया। अंतरा दर्द से कराहते हुए दानिश से बोली, मैं मर जाऊंगी। ये सुनकर दानिश सख्ती से बोला, जस्ट शट अप, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। ये कहते हुए दानिश ड्राइवर से गुस्से में बोला, अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? दानिश की ऐसी बात सुनकर ड्राइवर तुरंत कार स्टार्ट कर देता है और वहां से तेज रफ्तार में निकल गया। उधर ध्रुव भी दानिश के साथ आया हुआ था और वो ध्रुवी को अपने साथ सीधे हॉस्पिटल के लिए लेकर चला गया। वहीं ध्रुवी रास्ते में ही कॉल करके सबको बता चुकी थी
और सब अब हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। उधर रेयान और अथर्व भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए और उन गुंडों को दानिश के गार्ड्स वहीं मार गिरा रहे थे। इधर दानिश की कार में अंतरा चीखे जा रही थी। दानिश उसके पेट को कभी सहलाता तो कभी उसके चेहरे को सहलाते हुए उसे शांत कराता, पर अंतरा को इतना ज्यादा दर्द था कि उसे ऐसा लग रहा था अगर उसने अपनी आंखें बंद की तो वो सीधा भगवान के पास चली जाएगी। क्या होगा अब अंतरा का? क्या बदलने वाला है कुछ इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। यही सब सोचकर अंतरा दर्द से तड़पते हुए दानिश से बोली, दानिश, मैं अगर मर भी गई तो आप मेरे कपके का ध्यान रखना। दानिश उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो सिली गर्ल। दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था अंतरा की ये सब बात सुनकर। वहीं अंतरा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ड्राइवर काफी स्पीड में कार चला रहा था, जिस वजह से कुछ ही देर में उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अंतरा की पलकें अब झपक रही थी। दानिश ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठाते हुए कार से बाहर निकाला और अंदर हॉस्पिटल में जाने लगा। दानिश के गार्ड्स ने उसके पहुंचने से पहले ही पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया था। वहां अंदर बाहर कोई दूसरा इंसान नहीं दिख रहा था सिवाय दानिश, अंतरा और उनके गार्ड्स के अलावा कुछ डॉक्टर के। दानिश अंतरा को अंदर ले गया। फीमेल डॉक्टर रेडी थी। शिवम ने ऑलरेडी सबको तैयार कर रखा था। दानिश अंतरा को सीधे अंदर ओटी में ले गया। अंतरा कसकर दानिश की शर्ट को पकड़े हुए थी। दानिश अंतरा को ओटी बेड पर लिटाते हुए डॉक्टर्स को ऑर्डर देते हुए सख्त आवाज में बोला, मुझे मेरी वाइफ सेफ चाहिए। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के हाथों को खुद की शर्ट से अलग किया। अंतरा की आंखें धुंधली हो चुकी थी और वो उसके माथे पर किस करते हुए बोला, See you soon, silly girl। ये कहते हुए दानिश ओटी से बाहर निकल गया और इसी के साथ ओटी का दरवाजा अंदर से बंद हो गया और रेड लाइट ऑन हो गई। दानिश वहीं दीवार से टिक करके खड़ा हो गया और अपने पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए उसकी लंबी लंबी कशें लेने लगा। इधर अंदर से अंतरा के चिल्लाने और दर्द में चीखने की आवाजें लगातार आ रही थीं। दानिश उन आवाजों को सुनते हुए और भी लंबी लंबी कशें लेने लगा। तभी वहां शिवम कुछ गार्ड्स के साथ पहुंचा। दानिश उसे देखते हुए सर्द आवाज में बोला, न्यूज़ क्या है? शिवम अपना सर हिलाते हुए बोला, वो राघवन ग्रोवर के आदमी थे, पर इसमें अभिषेक मेहता भी शामिल है। दानिश सिगरेट की बड को अपने शूज से मसलते हुए शातिर स्माइल करते हुए बोला, लगता है अभिषेक नाम की चिड़िया के पर को अब हमेशा हमेशा के लिए काटना पड़ेगा। ये कहते हुए दानिश ने अपने फोन को निकालकर उसमें कुछ टाइप किया और फिर फोन को वापस से रखते हुए बोला, उसकी कंपनी कल तक टेक ओवर हो जानी चाहिए। शिवम उसकी बात सुनकर बोला, उसे एक बार नोटिस दे देता हूँ, वरना ये सुनकर उसे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। ये कहकर शिवम हंसते हुए फिर दानिश से बोला, एडवांस में मुबारक हो बाप बनने के लिए। ये कहकर शिवम फिर गार्ड्स के साथ वहां से चला गया। वहीं अंतरा की चीखें अभी भी निकल रही थी। दानिश उसकी बढ़ती चीखें सुनते हुए अब गुस्से में आ रहा था। तभी वहां सारे घर वाले पहुंचे। सभी के चेहरे पर परेशानी और डर साफ दिख रहा था। सभी को रास्ते में हुए हमले के बारे में पता चल चुका था। बिपाशा जी डरते हुए दानिश के पास आकर बोली, बेटा, अब अंतरा ठीक तो है ना? उन गुंडों ने उसे और बच्चे को तो कुछ नहीं किया? दानिश इमोशनलेस आवाज में बोला, काम डाउन मॉम, वो ठीक है। और दूसरी साइड जाकर कश लेने लगा। देविका और बिपाशा जी अंतरा की चीखें सुनकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। सभी को अब ओटी के खुलने का इंतजार था। इसी तरह 2 घंटे बीत गए, पर अंतरा की चीखें अभी भी शुरू थीं। दानिश अपनी आखिरी सिगरेट की कश लेकर अब अपनी गन को लोड करने लगा और बिना किसी को देखे सीधे ओटी में जैसे ही जाने वाला था, वैसे ही ध्रुव उसे पकड़ते हुए साइड में ले आया और धीरे से बोला, दानिश, पागल हो गए हो तुम? वहाँ किसका मर्डर करने जा रहे हो? भूलो मत, यहाँ सब हैं अभी, और डॉक्टर अपना काम ही तो कर रहे हैं ना। हर लड़की को इस वक्त में इसी तरह तकलीफ होती है। दानिश अंतरा की चीखें सुनते हुए दांत पीस कर बोला, अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं इन डॉक्टर्स को दोबारा डिलीवरी कराने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए दानिश वापस से विंडो की तरफ जाकर सिगरेट पीने लगा और अपनी गन को अपनी पॉकेट में रख लिया। ध्रुव ने लाचारी से अपना सर हिलाया और सबके पास चला गया। तभी अंतरा की चीखें आनी बंद हो गईं। सभी घर वालों की नजरें ओटी डोर पर टिक गईं।
अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती, जिस वजह से देविका और बिपाशा दोनों एक दूसरे की तरफ डर से देखने लगी। वहीं दानिश भी एकटक ओटी को घूरने लगा और फिर वो उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और वो बिना डॉक्टर का इंतजार किए सीधे गेट को जैसे ही खोलता है, वैसे ही अंदर से तेज तेज बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। दानिश के कदम अपनी जगह ही रुक गए और वहीं बाहर घर वालों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई बच्चे के रोने की आवाज सुनकर। दानिश अपनी जगह खड़ा होकर एकटक बेड की ओर देख रहा था, जहां इस समय अंतरा बिल्कुल अधमरी हालत में आंखें बंद किए लेटी थी। वहीं उसी के साइड में खड़ी डॉक्टर्स उस बच्चे को साफ करके उसे बेबी बाथ रोब में लपेटकर बाहर ले आईं और खुशी से दानिश से बोली, कांग्रेट्स मिस्टर दानिश, आप एक बेबी बॉय के फादर बन चुके हैं। दानिश ने उसकी बात सुनकर एकटक पहले अंतरा को देखा और फिर उनसे बिना भाव के बोला, अब मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर ने जवाब दिया, शी इज ओके बट शी नीड्स टू टेक रेस्ट। ये कहते हुए डॉक्टर उस बच्चे जिसका चेहरा अभी बाथरोब में ढका था उसे दानिश को पकड़ाती है, तो वो बच्चा जो अब तक तेज तेज रोए जा रहा था वो एकदम से चुप हो गया दानिश की गोद में आते ही। दानिश बिना उस बच्चे का चेहरा देखे उसे लेकर बाहर आया और देविका जी को देते हुए सीधे अंदर अंतरा के पास चला आया। शायद उसके लिए अभी सबसे जरूरी अंतरा थी। वहीं देविका जी की गोद में आते ही वो बच्चा वापस से रोना शुरू कर चुका था, तो देविका जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए अपने परपोते को देखकर। वहीं सभी फिर उस बच्चे के पास आकर उसे प्यार और बेहद खुशी से देखने लगे। चारों तरफ खुशी का माहौल बन चुका था। दूसरी तरफ अंतरा को अलग वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया गया और दानिश अंतरा के पास बैठा हुआ था। अंतरा की आंखें अभी भी बंद थीं। दानिश उसके बिखरे हुए बालों को साइड करते हुए उसके माथे पर किस करता है और उसके हाथों को अपने हाथों में भर लेता है, जिससे अंतरा की पलकें हल्की फड़फड़ाने लगी और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस अंतरा के लाल पड़ चुके चेहरे को देखे जा रहा था। अंतरा ने इस समय हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था और हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। अंतरा की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और अब अंतरा की आंखें खुल रही थीं। दानिश उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, कहा था ना तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये कहते हुए दानिश उसके गाल को सहलाने लगा। वहीं अंतरा ने दानिश की आवाज पर अपनी आंखें पूरी तरह खोल ली और दानिश को देखने लगी। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला, जिसे दानिश साफ करते हुए बिना भाव के बोला, तुम इतना रोती क्यों हो सिली गर्ल? अंतरा घूर कर दानिश को देखते हुए धीरे से अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से बोली, मेरा कपकेक कहाँ है? दानिश उससे कुछ कहता कि उससे पहले ही बिपाशा जी के साथ देविका कपकेक को अपनी गोद में लिए अंदर आते हुए बोली, यहाँ है हमारा पोता अपनी दादी और परदादी के पास। अंतरा उनकी तरफ देखने लगी। बिपाशा जी की गोद में कपकेक एक व्हाइट बाथरोब में लिपटा हुआ था। अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो धीरे से बोली, मेरा कपकेक। बिपाशा जी मुस्कुराते हुए कपकेक को दानिश की गोद में देते हुए बोली, तुम्हें पता है अंतरा, कपकेक बिल्कुल दानिश के जैसा है, वही मुंह, वही होठ, वही नाक। मुझे कपकेक को देखकर बचपन वाले दानिश की याद आ गई। ये कहते हुए वो इमोशनल हो गई और फिर देविका जी अपनी उंगली में पहनी हीरे की अंगूठी को कपकेक और अंतरा के ऊपर से नजर उतारते हुए खुशी से वहां खड़ी नर्स को दे देती हैं। नर्स हीरे की अंगूठी पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और शुक्रिया कहकर वहां से चली गई। वहीं अंतरा ये देखकर प्यारी सी स्माइल करते हुए अपने कपकेक को देख रही थी। तभी अंतरा की नजर दानिश पर गई और दानिश को देखकर ही उसकी आंखें छोटी हो गईं और वो उसे घूरने लगी, क्योंकि दानिश इस समय कपकेक को अपनी गोद में लिए एकटक उसके छोटे से चेहरे को घूरे जा रहा था। कपकेक बिल्कुल गोरा सा, क्यूट और गोलू मोलू सा था। कपकेक की काली गहरी आंखें थीं, जो बिल्कुल दानिश की जैसी थीं, पर अभी उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वो अभी सो रहा था। तभी अंतरा दानिश से धीरे से बोली, अगर आपने मेरे कपकेक को घूर लिया हो तो मुझे दीजिए, मुझे मेरे बच्चे को देखना है। अंतरा की बात सुनकर दानिश अंतरा को देखने लगा और फिर अपने हाथ से धीरे से कपकेक के गालों को टच किया। उसके टच करते ही कपकेक जाग गया और तेज तेज रोने लगा, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए देविका जी से बोली, दादी देखिए दानिश को, मेरे कपकेक को आए अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और ये उसे रुलाने भी लगे।
दानिश घूर कर कपकेक को देखता है और फिर उसने अपनी नजर अंतरा की तरफ की और बोला, मैं डैड हूँ इसका, इससे कहो मेरी गोद में भी रहने की आदत डाले। ये कहते हुए दानिश कपकेक को वहीं अंतरा के साइड में सुलाकर वहां से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा मुंह खोले दानिश की बात सुनती रह गई। तभी एक नर्स आकर बोली, मैम इन्हें कुछ समय तक आप ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाइए, जिससे आपका बेबी काफी हेल्दी रहेगा। अंतरा उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और फिर धीरे से उठकर बेड पर बैठ गई और अब जाकर वो कपकेक को अपनी गोद में लेती है। अंतरा की गोद में आते ही कपकेक चुप हो गया और अपनी आंसू भरी आंखों को बंद कर लेता है। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, कपकेक अब आप मम्मा के पास आ गए, अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। कपकेक जैसे अंतरा की आवाज से वाकिफ था, वो जिस वजह से बिल्कुल चुप हो गया। अंतरा ने उसे देखकर प्यार से उसके माथे पर किस किया। तभी बिपाशा जी अंतरा से प्यार से बोली, अब तुम इसे फीड करा दो, हम बाहर हैं। अंतरा हाँ में सर हिलाती है और वो दोनों बाहर चली गईं। वहीं अंतरा को अब बहुत ही नया और सुकून भरा महसूस हो रहा था। वो प्यार से कपकेक के पूरे फेस पर किस करती है और उसके छोटे से सर को सहलाने लगी और उसे फीड कराया। वहीं कपकेक अब धीरे धीरे सो गया था। अंतरा उसे अपने साइड में अच्छे से सुलाकर उसे ध्यान से देखने लगी। अंतरा कपकेक को देखते हुए दानिश की बचपन की तस्वीर याद करने लगी। कपकेक बिल्कुल दानिश के जैसा था। अंतरा ने अपने बेबी के फेस को सहलाया और बोली, थैंक यू कपकेक, मम्मा को ऐसी खुशी देने के लिए। और एक बात, आपको मैं आपके डैड के जैसे खड़ूस और गुस्सैल बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। आपको मैं स्वीट, क्यूट और केयरिंग बनाऊंगी। ये कहते हुए अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद दानिश वार्ड में आया और अंतरा को सोते देख वो उसके करीब बढ़ा। तभी उसे साइड में कपकेक सोया दिखा। उसे देखकर दानिश के चेहरे के भाव शांत हो गए और वो आकर अंतरा को अपनी गोद में उठा लेता है। अंतरा के दूर जाते ही कपकेक वापस से रोने लगा, जिसे देखकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम दोनों माँ बेटे इतना रोते क्यों हो? दोनों के दोनों सिली हो। दानिश की बात का कपकेक पर कोई असर नहीं था और वो उसी तरह रोए जा रहा था। तभी उसके रोने की आवाज से अंतरा दानिश की गोद में कसमसाते हुए जल्दी से बोली, कपकेक मम्मा यही है, आप रो मत। ये कहते हुए अंतरा इधर उधर हाथ लगाने लगी, पर कपकेक उसे नहीं मिलता, जिससे अंतरा घबराते हुए अपनी आंखें खोल देती है। तो दानिश उससे बोला, वो यही है, डरो मत। अंतरा दानिश को देखते हुए बोली, आपने मुझे गोद में क्यों ले रखा है और मुझे मेरे कपकेक को दीजिए, वो रो रहा है। दानिश ने अंतरा की बात पर उसे वैसे ही नीचे झुकाया तो अंतरा ने कपकेक को अपनी गोद में जल्दी से ले लिया और दानिश ने अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया। कैसे अब दानिश शेयर करेगा अंतरा को कपकेक के साथ? क्या होगा अब इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।